रोशनी ने जैसे ही कार रोकी, 10-12 बच्चे दीदी आ गई, दीदी आ गई चिल्लाते हुए उसकी कार के पास आकर खड़े हो गए। रोशनी मुस्कुराते हुए कार से उतरी और बोली, आलोक बेटा इधर आ, राज तू भी आ जा, ये ले सामान, इसे ले जाकर जरा उस पेड़ के चबूतरे पर रख दे। रोशनी की इतनी बात सुनते ही आलोक और राज के साथ साथ बाकी बच्चे भी कार से 5-6 बैग उतारकर नीम के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर रखाए। रोशनी वहां तक पहुंचती उससे पहले ही एक घर से एक बूढ़ी औरत हाथों में पानी का गिलास लाते हुए बोली, आ गई बिटिया, ये ले पहले ठंडा पानी पी ले, इस बार गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। रोशनी ने हंसते हुए कहा, हाँ काकी, गर्मी तो बहुत हो रही है, मैं खुद ही गर्मी से बहुत परेशान हो गई हूँ। और उसने काकी के हाथों से पानी का गिलास लेकर गटागट पी लिया। पानी पीकर रोशनी बोली, काकी मज़ा आ गया ठंडा पानी पीकर, मटके की सौंधी सौंधी खुशबू तो दिल के भीतर तक उतरकर रूह तक को तृप्त कराई। काकी हंसते हुए बोली, हाँ बिटिया, हमारे यहाँ तो यही पानी है, वो क्या कहते हैं उसे फ्रिज, वो तो हमारे यहाँ है ही नहीं, इसी से काम चलाते हैं। रोशनी मुस्कुराते हुए पेड़ की ओर बढ़ गई और काकी वापस अपने घर में चली गई। इतनी देर में अनुपमा अपने घर से एक कुर्सी ले आई, उसे झाड़ पोंछ कर रोशनी के बैठने के लिए तैयार कर दिया। ये सब देखकर रोशनी ने अनुपमा को अपने पास बुलाकर कहा, अनुपमा अपनी माँ को बुलाओ, जरा कुछ बात करनी है। अनुपमा बोली, जी दीदी, माँ आपके लिए पकौड़े बना रही थी, बस उन्हें लेकर आती ही होंगी। और तभी रोशनी को अनुपमा की माँ सुगंधा एक हाथ में पकौड़े और दूसरे हाथ में चाय लाती हुई दिखाई दी। रोशनी ने उठकर कहा, क्या भाभी, आते ही भगाने का इरादा है क्या? और हाँ भाभी, आप यहीं बैठो, आप और हम सारे बच्चों के साथ मिलकर ये पकौड़े खाएंगे। सुगंधा मुस्कुराते हुए बोली, दीदी जी आप बच्चों के साथ खाइए, तब तक मैं थोड़े से पकौड़े और बना लाती हूँ। रोशनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं भाभी, यही बहुत है। और फिर सबने हंसते हंसते पकौड़े खाए। अब सुगंधा ने रोशनी से कहा, दीदी जी हमारी अनुपमा बहुत चतुर है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। रोशनी ने कहा, हाँ भाभी, मैंने भी देखा है कि अनुपमा की बुद्धि बहुत तेज है, देख लेना एक दिन ये जरूर कुछ बनकर दिखाएगी। सुगंधा चली गई और रोशनी ने एक बैग खोला। तब तक सारे बच्चे दरी पर बैठ चुके थे। रोशनी ने बैग से कपड़े निकालते हुए एक एक बच्चे को बुलाकर उन्हें कपड़े देते हुए कहा, देखो बेटा, ये आपके नए कपड़े हैं, सबके एक जैसे, तो कल से जब मैं यहाँ आऊँगी आप सब मुझे इन्हीं कपड़ों में मिलने चाहिए। कपड़े पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। अब रोशनी ने दूसरे बैग में से कुछ बैग्स निकालकर सब बच्चों को दिए। तीसरे बैग में से कुछ किताबें, कॉपियाँ और पेन निकालकर जब उसने बच्चे को दिए तो सारे बच्चे एक साथ बोले, थैंक यू दीदी। रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, तो बच्चों अब कुछ पढ़ाई भी कर ली जाए। बच्चे उत्सुकता से रोशनी की ओर देखने लगे। रोशनी ने पहले उन्हें 1 से 10 तक गिनतियाँ सिखाई, फिर कुछ ककहरा का ज्ञान दिया। अभी 1 घंटा बीता था कि उसका फ़ोन बज उठा। रोशनी ने देखा पापा का फ़ोन है। उसने फ़ोन उठाते ही कहा, हाँ पापा, आप चिंता मत करो, आती हूँ बस अभी थोड़ी देर में। और इतना कहकर वो फ़ोन रखते हुए बच्चों से बोली, तो बच्चों कल मैं फिर इसी वक्त आऊँगी, आज जो पढ़ाया है अच्छे से याद करना। सब बच्चे समवेत स्वर में बोल पड़े, हाँ दीदी। तभी एक छोटे से बच्चे ने रोशनी का कुर्ता पकड़ते हुए कहा, दीदी मेरे को तो आपने कुछ भी नहीं दिया। रोशनी ने देखा पीछे 5-6 साल का प्यारा सा बच्चा था। रोशनी ने उसको गोद में उठाते हुए कहा, बेटा दीदी आपसे आज पहली बार मिली है ना, इसीलिए आपके लिए कुछ नहीं ला पाई, कल पक्का आपको भी सब चीज़ें मिलेंगी। क्या नाम है बेटा आपका? बच्चे ने मासूमियत से कहा, दीदी मेरा नाम राहुल है। रोशनी हंस पड़ी और हंसते हंसते अपने बैग से चॉकलेट निकाल कर राहुल को देते हुए बोली, बेटा आज इससे काम चलाओ। चॉकलेट पाकर राहुल खुश हो गया। रोशनी ने सभी बच्चों को अपने साथ लाए, कुछ फल बांटे और कल फिर मिलने के वादे के साथ अपनी कार में बैठ गई और वहाँ से चली गई। जैसे ही रोशनी घर पहुँची उसने देखा उसके पापा तेजी से चहलकदमी करते हुए उसी का इंतजार कर रहे हैं। रोशनी के घर के अंदर घुसते ही वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोले,
कहाँ गई थी तुम? कितनी बार तुमको समझाया है कि इस तरह पूरा पूरा दिन घर से बाहर मत घूमा करो, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल कर लिया करो। अब कुछ बोलो भी, चुप क्यों हो? मैंने पूछा कहाँ गई थी। रोशनी ने कहा, पापा आपको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑफिस के बाद मैं विनायक कच्ची बस्ती में जाकर वहाँ उन मासूम बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ जो बेचारे बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। तो बस मैं वहीं गई थी। रोशनी के पापा ठाकुर भानु प्रताप सिंह रोशनी की ये बात सुनते ही आग बबूला हो उठे। वो फिर नाराजगी से बोले, रोशनी तुम क्यों हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने पर आमादा हो? तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे कहने पर ही मैंने तुमको नौकरी करने की इजाज़त दे दी। क्या कमी है तुमको यहाँ जो बाहर नौकरी करनी पड़े? अरे इतनी बड़ी फैक्ट्री है हमारी, उसकी वारिस तुम ही तो हो। लेकिन तुमको तो अपनी मर्जी करने का शौक़ है ना। नौकरी कर रही है ठीक है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, कल से तुम उस कच्ची बस्ती में नहीं जाओगी। रोशनी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ठाकुर भानु प्रताप सिंह बड़बड़ाते हुए कहने लगे, बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर जा रही हो तुम रोशनी। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। कितना मना किया था हमने तुम्हारी माँ को भी कि इन गरीब झोपड़ी पट्टी वालों के प्रति इतनी हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ना एक दिन ये लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। और फिर बोलते बोलते अचानक वो चुप हो गए। उसके बाद रामदीन को आवाज़ लगाते हुए बोले, रामदीन खाना बन गया क्या? रामदीन ने कहा, जी साहब खाना तैयार है, आप कहे तो लगा दें आपका खाना। ठाकुर साहब कुछ सोचते हुए बोले, अभी रोशनी ऊपर से आ जाए तो हम उसके साथ ही खाना खाएंगे आज। रामदीन चुप हो गया। लगभग 40 मिनट के बाद उन्होंने रोशनी को आवाज़ लगाते हुए कहा, रोशनी नीचे आ जाओ, हम तुम्हारा खाना पर इंतज़ार कर रहे हैं। रोशनी ने कहा, जी पापा आ रही हूँ अभी। और उसके 5 मिनट बाद ही रोशनी नीचे आ गई। रामदीन ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। रोशनी ने देखा आज माँ की पसंद की सारी चीज़ें बनी हैं। उसने अपनी प्लेट लगाई और रामदीन की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है काका, आज तो आपने सारी ही चीज़ें माँ की पसंद की बनाई है। रामदीन ने ठाकुर साहब की तरफ देखते हुए कहा, वो क्या है ना बिटिया, सॉरी मेम साहब, आज बड़ी मेम साहब का जन्मदिन है। आपको शायद याद नहीं है, लेकिन हम इस बात को कभी नहीं भूले और इसीलिए आज के दिन मैंने उनकी पसंद की सारी चीज़ें बना दी है। वो तो न जाने कहाँ होंगी। कहते कहते रामदीन की आंखें भर आईं, जिन्हें वो अपने अंगोछे से पोंछते हुए वहाँ से जाने लगा। तभी रोशनी ने रामदीन से कहा, रुकिए काका, आपको कितनी बार कहा कि हमें मेम साहब कहकर मत बुलाया करिए। और सुनिए ना काका, आज आप भी यहीं हमारे साथ बैठकर खाइए। रामदीन ने सकपकाते हुए ठाकुर साहब की तरफ कातर नज़रों से देखते हुए कहा, ना मेम साहब, आप लोग खाइए, हम बाद में खा लेंगे। रोशनी ने भी आज जिद पकड़ ली और बोली, नहीं काका, आपको हमारी माँ की कसम, आज आपको हमारे साथ बैठकर ही खाना पड़ेगा, नहीं तो आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। कहते कहते रोशनी कुर्सी छोड़कर खड़ी होने लगी। अब ठाकुर साहब की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। उन्होंने रोशनी को घूरते हुए कहा, ये क्या बचकानी जिद ले बैठी हो रोशनी? जब रामदीन ने कह दिया कि वो बाद में खा लेगा तो खा लेगा ना वो। तुम चुपचाप खाना खाओ, बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो आजकल। रोशनी ने कहा, सॉरी पापा, आज तो हम काका के साथ ही खाना खाएंगे। अगर काका बाद में खाएंगे तो हम भी बाद में ही खा लेंगे। रामदीन सकुचाते हुए बोला, ऐसा मत करिए मेम साहब, आप खाना खा लीजिए। रोशनी बोली, देख लीजिए काका, हमने अपनी माँ की कसम दिलाई है आपको। अब रामदीन और कातर हो उठा। क्या करे क्या ना करे की असमंजस भरी स्थिति में था वो कि ठाकुर साहब की आवाज़ गूंजी, बैठो रामदीन, ये हमारे लाड प्यार में कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है, तुम बैठो और खाना खाओ। रामदीन ने चुपचाप अपनी प्लेट लगाई और खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद रोशनी ने ठाकुर साहब से कहा, पापा क्या आप हमें इस वक्त सिद्धि विनायक मंदिर लेकर चल सकते हैं? ठाकुर साहब ने कहा, ठीक है, तैयार हो जाइए, हम गाड़ी निकालते हैं। रोशनी ने अपने साथ कुछ फल और कुछ कपड़े रख लिए। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे पहले गणपति बप्पा के दर्शन किए। उसके बाद मंदिर के बाहर बैठे कुछ लोगों को
फल और कपड़े वितरित किए। ये सब काम करते हुए उसे अपार खुशी महसूस हो रही थी और उधर ठाकुर साहब सोच रहे थे, हर बात में अपनी माँ की कॉपी है ये लड़की रोशनी। मेरे तो कोई गुण है ही नहीं इस लड़की में। रोशनी, तुम्हारी माँ भी इसी तरह अपना जन्मदिन मनाया करती थी। हम कितनी बार कहते थे कि कोई छोटी मोटी पार्टी कर ली जाए, लेकिन वो भी पूरी जिद्दी थी, कहाँ सुनती थी हमारी। कहती थी कम से कम एक दिन तो हमें किसी की सेवा करने का मौका दे दिया कीजिए। सोचते सोचते आंखें भर आई ठाकुर भानु प्रताप सिंह की। घर आकर रोशनी अपने कमरे में चली गई सोने के लिए और ठाकुर साहब अपने कमरे में। आज रोशनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। न जाने क्यों आज उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। माँ की एक धुंधली सी आकृति उसके जहन में थी। मात्र 6 वर्ष की उम्र में रोशनी को ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला दिया था। उसे आज भी याद है वो माँ का आंचल पकड़कर कितना रोई थी। नहीं जाना चाहती थी वो बोर्डिंग स्कूल में, अपनी माँ के पास रहना था उसे। रोती हुई रोशनी को माँ ने भी अपने आंचल में छुपा लिया था। गुहार करने लगी थी वो भी ठाकुर साहब से कि रोशनी को उनसे दूर न भेजा जाए, लेकिन ठाकुर साहब ने किसी की एक नहीं सुनी और अंततः रोशनी को बोर्डिंग स्कूल जाना ही पड़ा। उसके बाद यदा कदा ही ठाकुर साहब रोशनी से मिलने आया करते थे। रोशनी को याद नहीं कभी माँ भी उससे मिलने बोर्डिंग स्कूल आई हो। छुट्टियों में जब रोशनी घर आई तो उसने देखा घर पर माँ नहीं है। ठाकुर साहब से जब उसने माँ के लिए पूछा तो उनका सपाट सा जवाब था, तुम्हारी माँ को अपनी मनमर्जी करनी थी, जो यहाँ ठाकुर खानदान की तौहीन थी, इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। रोशनी पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। ठाकुर साहब फैक्ट्री चले गए और रोशनी रामदीन के साथ घर पर अकेली रह गई। रामदीन तरह तरह से उसको बहलाता, लेकिन रोशनी ने उदासी का नकाब ओढ़ लिया। अब वो अक्सर अपने कमरे में ही अपना समय गुजारने लगी। ठाकुर साहब उसके लिए तरह तरह के उपहार लाते, लेकिन वो उनकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। उसे इंतजार था छुट्टियां खत्म होने का, ताकि वो वापस बोर्डिंग जा सके। यहाँ कोठी में उसका दम घुटता था। कॉलेज में आने पर ठाकुर साहब ने उसका दाखिला अपने शहर में ही करवा दिया। हालांकि रोशनी उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मन मार कर उसे अपने पिता के साथ रहना पड़ा। बीकॉम करने के बाद रोशनी ने एमबीए करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे ठाकुर साहब ने खुशी खुशी मान लिया। पढ़ने में अव्वल रहने वाली रोशनी का कैंपस प्लेसमेंट हो गया। पुणे में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। रोशनी ने जब ये बात ठाकुर साहब को बताई तो ठाकुर साहब ने ऐतराज़ जताते हुए उससे कहा, रोशनी, तुम्हारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, क्या ज़रूरत है तुमको नौकरी करने की? रोशनी, तुम ये नौकरी नहीं करोगी। रोशनी ने भी जिद ठान ली कि उसे ये नौकरी करनी है, मतलब करनी है। और अंततः ठाकुर साहब को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और रोशनी वो नौकरी करने लगी, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब उसने कुछ समाज सेवा का काम भी शुरू कर दिया था। ठाकुर भानु प्रताप सिंह को भी नींद नहीं आ रही थी। आज रोशनी के जो तेवर उन्होंने देखे थे, उससे उन्हें अपनी पत्नी राधिका की याद हो आई। वो भी इसी तरह बगावत पर उतर आई थी और अंततः उन्हें ठाकुर साहब की जिंदगी से दूर जाना पड़ा। उन्हें याद आया वो दिन जब कोर्ट में उनके तलाक को मंजूरी मिली थी। उस वक्त राधिका ने उनसे हाथ जोड़कर रोशनी को मांगा था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कि तुम्हारे खुद के खाने पीने के लाले हैं, तुम कहाँ रोशनी की देखभाल कर पाओगी। और राधिका रोती बिलखती चली गई। एक बार जब राधिका ने बोर्डिंग स्कूल में रोशनी से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने वार्डन को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि रोशनी से राधिका को नहीं मिलने दिया जाए। ठाकुर साहब सोच रहे थे, अगर रोशनी ने भी राधिका जैसा कुछ कर दिया तो तब क्या होगा। स्थिति बिगड़े उससे पहले ही कुछ करना पड़ेगा। और कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए वो सो गए। रामदीन इस कोठी का वफादार नौकर है। इस कोठी में हुए सभी सही और गलत कामों का गवाह है वो। आज उसे भी अपनी बड़ी मेम साहब की याद सता रही है। कितनी खुशमिजाज थी वो, बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं करती थी, हमेशा रामदीन भैया कहकर बुलाती थी। उनकी यही भलमानसता उनके लिए अभिशाप बन गई। किस तरह उनको इस घर से निकाला गया था। सोचते सोचते रामदीन नींद की आगोश में समा गया। अगले दिन सुबह उठते ही ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने अपने मित्र को फ़ोन लगाया। एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने के बाद ठाकुर साहब ने उनको
आने वाले रविवार को सपरिवार भोजन का निमंत्रण दे दिया। रोशनी अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ऑफिस चली गई। ऑफिस से 4 बजे निकलकर वो वापस विनायक कच्ची बस्ती की ओर रवाना हो गई। वहां जाकर उसने देखा कि चारों तरफ कोहराम मचा है। पूछने पर पता चला कि सुगंधा भाभी पास की ही कॉलोनी में एक जगह अचार, मुरब्बा, पापड़ आदि सीखने जाती थी। वैसे इन सब चीज़ों को बनाने में वो माहिर थी, लेकिन इनकी पैकिंग कैसे की जाए, किस तरह उनको बेचा जाए, ये सब सीखने के लिए वो वहाँ जाती थी। सुगंधा के पति यानी अनुपमा के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। इतना पैसा नहीं मिलता था उन्हें जिससे 2 वक्त की रोटी के साथ अनुपमा के पंखों को उड़ान दी जा सके। सुगंधा को अनुपमा की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने एक लघु उद्योग शुरू करने का विचार बनाया और अपने इसी विचार को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अचार, मुरब्बा, पापड़ आदि बनाने का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। आज जब वो प्रशिक्षण से लौट रही थी तो न जाने कहां से 2 लड़के तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए आए और सुगंधा को टक्कर मारते हुए चले गए। सुगंधा वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब विनायक कच्ची बस्ती का रामू वहां से गुजरा और उसने सुगंधा को पड़े देखा तो तुरंत उसको एक ऑटो में डालकर सरकारी अस्पताल ले गया। वहां से ही सुगंधा ने के पति को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई और उसे तुरंत अस्पताल आने के लिए कहा। जब तक सुगंधा के पति अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर्स ने सुगंधा को इमरजेंसी में ले लिया था। बाहरी चोटें तो मामूली थी, लेकिन सिर में लगी अंदरूनी चोट से सुगंधा को होश में लाने के डॉक्टर्स के सारे प्रयास विफल हो गए। अनुपमा का रो रो कर बुरा हाल था। रोशनी ने सारी बात जानने के बाद बस्ती वालों से कहा, यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो क्या अनुपमा को मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ। बस्ती के सभी लोग कहने लगा, हाँ दीदी जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। जब तक सुगंधा ठीक होकर नहीं आ जाती, आप अनुपमा को अपने पास ही रखो। उस दिन रोशनी ने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया, बस बच्चों से इतना ही कहा, बेटा आप लोग अनुपमा की माँ के लिए दुआ करना। कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है। इतना कहकर वो अनुपमा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। अस्पताल में जैसे ही अनुपमा के पिता ने उसको देखा, वो अनुपमा को गले लगाकर सिसक पड़ा। रोशनी ने उसको ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करिए भैया, सब ठीक होगा। जब तक भाभी ठीक होकर घर नहीं आ जाती, क्या मैं अनुपमा को अपने साथ रख सकती हूँ। अनुपमा के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जैसा आप ठीक समझे दीदी जी। रोशनी ने अनुपमा के पिता को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा, भैया आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो निसंकोच आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। सहमी सहमी सी अनुपमा रोशनी के साथ उसके घर आ गई। अनुपमा को देखते ही ठाकुर साहब की त्योरियाँ चढ़ गई। उन्होंने रोशनी से पूछा, ये किसे ले आई हो तुम। रोशनी ने सहज ही सारी बातें उन्हें बता दी और अनुपमा का हाथ पकड़कर चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पीछे से ठाकुर साहब बड़बड़ाते हुए कहने लगे, मैं इसीलिए तुमको कच्ची बस्ती जाने से मना कर रहा था। आखिर आपने भी वही किया जो आपकी माँ ने किया था। अरे मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोली है क्या जो आप किसी को भी उठा लाएंगी। लेकिन रोशनी इन सब बातों से बेखबर अनुपमा को अपनी अलमारी में से अपने पुराने कपड़े निकाल कर देते हुए बोली, लो बेटा फटाफट बाथरूम में जाकर नहा लो और ये कपड़े पहन लो, फिर हम खाना खाएंगे और उसके बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे। अनुपमा वॉशरूम में चली गई। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो रोशनी उसे देखती ही रह गई। रोशनी ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए अपने गले से लगा लिया। रोशनी ने बाहर निकलकर रामदीन को आवाज़ लगाते हुए कहा, काका अनुपमा और मेरा खाना ऊपर ही ले आओ, हम यही खाएंगे आज। खाना खाकर बिना ठाकुर साहब को कुछ बताए रोशनी अनुपमा को लेकर पास के मॉल में चली गई। वहां दोनों ने आइसक्रीम खाई और घर वापस आ गए। इस सारे घटनाक्रम को ठाकुर साहब देख रहे थे और मन ही मन कुढ़ रहे थे। संयोग से अगले दिन रविवार था और वो अपनी योजना को फलीभूत होता हुआ देख रहे थे। मुस्कुराते हुए वो सो गए। अक्सर रविवार को रोशनी देर से सोकर उठती थी, लेकिन इस रविवार उसे अनुपमा को लेकर अस्पताल जाना था, इसीलिए वो जल्दी उठकर तैयार हो गई और अनुपमा को भी उठाकर तैयार कर दिया। 8 बजे तक दोनों तैयार हो गए।
रोशनी अनुपमा को लेकर नीचे आई और रामदीन से बोली, काका जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दीजिए और हाँ, अनुपमा के लिए एक गिलास दूध भी तैयार कर दीजिएगा। रामदीन ने कहा, जी मेम साहब। रोशनी नाराज होते हुए बोली, फिर मेम साहब? अरे काका, कितनी बार कहा है आपसे, या तो आप हमें हमारा नाम लेकर बुलाइए या पहले जैसे कहते थे बिटिया रानी। रामदीन नम आंखों से बोला, जी बिटिया रानी। रोशनी ने खुश होते हुए कहा, ये हुई ना कुछ बात काका। और फिर रोशनी ने अनुपमा के साथ फटाफट नाश्ता किया और बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अब रामदीन ने कुछ सकुचाते हुए कहा, बिटिया वो साहब कह कर गए हैं कि आज कुछ मेहमान खाने पर आने वाले हैं, तो आप घर पर ही रहना। रोशनी ने कहा, काका अभी तो मेरा अनुपमा को अस्पताल लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आ जाऊं। और रोशनी अनुपमा के साथ निकल गई। रास्ते में रोशनी ने कुछ फल खरीद लिए। जब ये दोनों अस्पताल पहुंची, सुगंधा को आईसीयू में शिफ्ट किया जा चुका था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अनुपमा के पिता की आंखें बरसे जा रही थी। वो डॉक्टर साहब के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, साहब मेरी घरवाली को बचा लो। डॉक्टर ने उसको सांत्वना देते हुए कहा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि रोशनी ने देखा एक महिला सुगंधा का पता पूछती हुई चली आ रही थी। रोशनी ने आगे बढ़कर उनको सुगंधा के बारे में बताया। जब रोशनी ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बस इतना ही बताया कि सुगंधा मेरे पास ही प्रशिक्षण लेने आती थी। वहां से लौटते वक्त ही उसके साथ ये हादसा हुआ। आज जब सुगंधा नहीं आई तो मैंने मालूम कराया और मुझे सारी बातों के बारे में पता चला। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सुगंधा को जल्दी ही ठीक कर दे। उन्होंने अपना नाम अनामिका बताया। अब अनामिका जी ने रोशनी से उसके बारे में पूछा तो रोशनी ने अपना नाम बताते हुए उन्हें आगे बताया कि मैं पिछले 1 महीने से विनायक कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। रोशनी का नाम सुनकर अनामिका जी कुछ ठिठकी। उन्होंने रोशनी को गौर से देखते हुए कहा, बहुत नेक काम कर रही हो बेटी, भगवान तुम्हें बुरी नज़र से बचाए। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी पहले हमें हमारे पापा की नज़रों से बचाने की दुआ कीजिए। अनामिका जी कुछ कहती कि इतने में डॉक्टर को तेजी से आईसीयू में जाते देख सब उनकी तरफ ही देखने लगे। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, सॉरी हम सुगंधा जी को बचा नहीं पाए। सुनते ही वहाँ हाहाकार मच गया। रोशनी ने डॉक्टर को झिंझोड़ते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्लीज एक बार और चेक कर लीजिए ना। डॉक्टर ने अपने कैबिन की ओर बढ़ते हुए रोशनी और अनुपमा के पिता को अपने पीछे आने के लिए कहा। रोशनी ने अनुपमा को अनामिका जी के सुपुर्द करते हुए कहा, आंटी प्लीज थोड़ी देर इस बच्ची को संभालिए, हम आते हैं अभी। अनामिका जी मंत्रमुग्ध सी रोशनी की बात सुनती रहीं और उन्होंने अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। डॉक्टर के कैबिन में पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि अचानक तेजी से गिरने से इनके सिर में अंदरूनी चोटें आई थी। दिमाग में रक्त स्त्राव के कारण रुधिर के थक्के बन गए और इन थक्कों के कारण इनके दिमाग की नसें ब्लॉक हो गईं। हमने बहुत कोशिश की इन थक्कों को निकालने की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। अब कुछ नहीं हो सकता। रोशनी और अनामिका जी सुगंधा का शव लेकर अनुपमा के पिता के साथ उनके घर पहुंचे। नाते रिश्तेदार में कोई नहीं था, इसीलिए बस्ती के लोगों के कहने पर तुरंत ही सुगंधा के दाह संस्कार की तैयारी कर ली गई। अपनी माँ को इस हाल में देखकर अनुपमा विचलित हो गई। वो जोर जोर से रोने लगी। रोशनी और अनामिका जी ने किसी तरह उसको संभाला। सुगंधा का दाह संस्कार होते होते शाम के 5 बज गए। आदमी लोग जब शमशान घाट से वापस लौट आए तो अनामिका जी और रोशनी ने अपने घर जाने की अनुमति मांगी। काकी ने रोशनी से कहा, बिटिया अनुपमा के बाप को तो हम संभाल लेंगे, बस तू अनुपमा को संभाल लेना बेटा। रोशनी ने डबडबाई आंखों से काकी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत करिए काकी, आज से अनुपमा मेरी जिम्मेदारी हुई। वहां से निकलते हुए अनामिका जी ने रोशनी को अपना फ़ोन नंबर देते हुए कहा, बेटी आपको जब भी हमारी ज़रूरत महसूस हो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। रोशनी ने कहा, जी आंटी ज़रूर। इस बीच ठाकुर भानु प्रताप सिंह के अनेकों कॉल्स रोशनी के सेल फोन पर आ चुके थे, लेकिन रोशनी उनसे बात नहीं कर पाई। घर पहुंचते पहुंचते रोशनी को 8 बज गए।
रोशनी के घर में घुसते ही ठाकुर साहब बिफर पड़े। आखिर रहती कहाँ हो तुम आजकल? हम सुबह ही रामदीन से कहकर गए थे कि आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं खाने पर, तो आप घर पर ही रहें। कितनी बार आपको फ़ोन लगाया हमने, लेकिन आपने एक बार भी हमारा फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो तुम ये सब जो हमें पसंद नहीं है? और तुम इस लड़की को फिर अपने साथ ले आई? रोशनी ने शांत भाव से कहा, पापा ये लड़की अनुपमा है। आज इसकी माँ इसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, इसीलिए आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। और इतना कहते कहते रोशनी अनुपमा को, जो ठाकुर साहब के तेवर देखकर डर गई थी, उसको अपनी गोद में उठाकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। ऊपर आकर रोशनी ने प्यार से अनुपमा से कहा, बेटा आप फ्रेश हो लीजिए, फिर हम साथ साथ खाना खाएंगे। अनुपमा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दीदी, खाना नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं लगी है दीदी, हमें हमारे घर भेज दीजिए। आपके पापा हमारे कारण आप पर गुस्सा करते हैं। रोशनी ने उसको प्यार से गले लगाते हुए कहा, बाकी बातें बाद में करेंगे बेटा। देखो आपने भी दिन भर से कुछ नहीं खाया और हमने भी नहीं खाया, तो बेटा जी हमें बहुत जोर की भूख लगी है और आपके बिना हम खाना नहीं खाएंगे। अब आप देख लीजिए। मजबूरन अनुपमा फ्रेश होने चली गई। कल के जैसे रोशनी ने आज भी रामदीन से कहकर खाना ऊपर अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। खाना खाने के बाद वो अनुपमा के साथ लेट गई। दिन भर थकी होने के कारण उस मासूम को थोड़ी देर में ही नींद आ गई। अनुपमा के सोने के बाद रोशनी धीरे से उठकर बाहर आई। उसने देखा रामदीन किचन की साफ सफाई कर रहा था। उसने नीचे आकर रामदीन से पूछा, काका पापा ने खाना खा लिया? रामदीन ने कहा, नहीं बिटिया, आज साहब ने खाने की तरफ देखा भी नहीं। रोशनी चुपचाप वहां से ठाकुर साहब के कमरे की ओर बढ़ गई। उसने दरवाजे पर हौले से दस्तक दी। अंदर से ठाकुर साहब ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आ जाओ रोशनी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। रोशनी दरवाजे को ठेलकर अंदर चली गई। वो ठाकुर साहब के पास बैठते हुए बोली, आपने खाना क्यों नहीं खाया पापा? ठाकुर साहब भरे गले से बोले, रोशनी, आज हमने अपने एक दोस्त को खाने पर बुलाया था। उनका बेटा शिव बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हम चाहते हैं आप एक बार शिव से मिल लीजिए। हमें वो लड़का बहुत ही अच्छा लगा, शायद आपको भी पसंद आ जाए। रोशनी ने कहा, सॉरी पापा, हम शादी जैसे बंधनों में नहीं बंध पाएंगे। ठाकुर साहब बोले, लेकिन क्यों बेटा? तब रोशनी ने कहा, पापा मैं अनुपमा को गोद ले रही हूँ। अब वो मासूम हमारी जिम्मेदारी है। हमें पता है वो बच्ची बहुत होनहार है, जरूर किसी मुकाम पर पहुँचेगी। रोशनी की बात सुनकर ठाकुर साहब अपने अतीत में उतरते चले गए। वो कहने लगे, रोशनी तुम बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही हो। तुमको नहीं पता, एक दिन इसी तरह आपकी माँ भी एक बच्ची को घर ले आई थी। जब हमने उनसे इसका कारण पूछा तो उनका कहना था कि बस हमें ये बच्ची सड़क पर रोती हुई मिली, शायद अपने माता पिता से बिछड़ गई है। अब इसको ऐसे सड़क पर किसी अनहोनी के होने के लिए तो छोड़कर नहीं आ सकते थे, इसीलिए अपने साथ ले आए। रोशनी, उस दिन हमने तुम्हारी माँ को बहुत समझाया था कि आप इसके माता पिता की तलाश करिए और इसको उनके सुपुर्द कर दीजिए। अगले दिन अखबार में विज्ञापन भी दिया। 1 सप्ताह तक लगातार विज्ञापन देने के बाद भी 1 महीने तक उस लड़की को लेने कोई नहीं आया। तब हमने तुम्हारी माँ से कहा कि इस लड़की को अनाथ आश्रम छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। हमें गुस्सा आ गया और हमने उनसे कह दिया कि यदि इस लड़की से आपको इतना ही लगाव है तो अपने पैसे से इसकी परवरिश कीजिए। हमारा पैसा हमारी मेहनत का है, इसे हम इस तरह हर किसी पर नहीं लुटा सकते। अगर आपको समाज सेवा का इतना ही शौक है तो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लीजिए। कहते कहते ठाकुर साहब चुप हो गए। रोशनी ने आज पहली बार ठाकुर साहब के मुंह से अपनी माँ के बारे में कुछ सुना था। कौतूहल से उसने पूछा, फिर क्या हुआ पापा? ठाकुर साहब बोले, रोशनी, तुम्हारी माँ बहुत स्वाभिमानी थी। अगले ही दिन वो हमारे घर से बिना कुछ लिए उस लड़की का हाथ पकड़कर चली गई। हमें ये बात नागवार गुजरी, लिहाजा हमने उसके खिलाफ तलाकनामा पेश कर दिया। उस वक्त वो अपने पिता के घर पे थी। तलाक के बाद उन्होंने वो ठिकाना भी छोड़ दिया। अब वो कहाँ है, किस हाल में है, हमें कुछ नहीं पता। कहते कहते ठाकुर साहब रोआशे हो गए। शायद आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रोशनी ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, पापा ये आपने ठीक नहीं किया।
बचपन में ही हमारी माँ के साये से हमें वंचित कर दिया। अब हमारी जिंदगी के दो ही लक्ष्य होंगे, एक हमारी माँ को ढूंढना और दूसरा अनुपमा को उचित मुकाम पर पहुँचाना। अगले दिन रोशनी ने अनामिका जी को फ़ोन लगाकर कहा, आंटी हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। अनामिका जी ने तुरंत कहा, हाँ बेटा कहिए कैसी मदद चाहिए आपको। तब रोशनी ने कहा, आंटी मैं अनुपमा को गोद लेना चाहती हूँ। आपको अनुपमा के पिता को मनाना होगा, वो जब चाहे अनुपमा से मिलने आ सकते हैं। और हाँ आंटी, आपको इस पूरी प्रक्रिया में हमारी मदद करनी होगी। अनामिका जी ने हंसते हुए कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी आपको ऑफिस जाना होगा, तो आप ऐसा करिए, अनुपमा को हमारे पास छोड़ जाइए। हम उसको उसके पिता से मिलवा भी लाएंगे और उनसे बात भी कर लेंगे। रोशनी ने कहा, ठीक है आंटी, हम अनुपमा को लेकर आते हैं आपके पास। रोशनी अनुपमा को अनामिका जी के पास छोड़कर ऑफिस चली गई। जब शाम को विनायक कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के बाद वो अनुपमा को लेने अनामिका जी के घर गई, तो अनामिका जी ने उसको अंदर आने के लिए कहा। रोशनी मना नहीं कर पाई और अनामिका जी के घर में चली गई। बहुत साधारण लेकिन सलीके से सजा हुआ था उनका घर। रोशनी के आते ही वो बोली, आप बैठिए बेटा, हम आपके लिए चाय बनाकर लाते हैं। रोशनी ने जब चाय मना किया तो उन्होंने प्यार से कहा, आप ऑफिस के बाद सीधे विनायक कच्ची बस्ती जाती हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाती हैं, दिन भर थक जाती होंगी इसीलिए चाय तो बनती है। और वो चाय के साथ साथ नाश्ता भी ले आईं। चाय पीते पीते उन्होंने बताया कि अनुपमा के पिता से बात हो गई है और वो इसके लिए तैयार हैं। लेकिन रोशनी ने पूछा, लेकिन क्या आंटी? तब अनामिका जी ने कहा, अनुपमा के पिता का कहना है कि हर इतवार को आपको अनुपमा को उनके पास छोड़ना होगा। रोशनी ने कहा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आंटी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब रोशनी का अनामिका जी के यहाँ आना जाना बढ़ गया, अनामिका जी ने पूरी मेहनत से अनुपमा के गोद लेने की प्रक्रिया संपन्न कराई। अब रोशनी ने अनुपमा को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया। ठाकुर साहब ने भी अब मौन धारण कर लिया था। उन्हें न जाने क्यों डर लगने लगा था कि अगर ज़्यादा सख्ती की गई तो कहीं रोशनी भी अपनी माँ की तरह हमें छोड़कर न चली जाए। धीरे धीरे अनुपमा की बाल सुलभ क्रीड़ाएं उन्हें भी लुभाने लगी थी। वो भी अंदर ही अंदर अनुपमा के प्रति लगाव महसूस करने लगे थे। समय बीतता रहा, दिन महीने और साल बीत गए। वादे के मुताबिक रोशनी हर इतवार को अनुपमा को उसके पिता के पास छोड़ आती थी और शाम को अनुपमा को लेने ठाकुर साहब खुद चले जाते थे। अनुपमा की प्रतिभा और रोशनी की मेहनत रंग लाई। अनुपमा एक सफल डॉक्टर बन गई। इस बीच रोशनी के पढ़ाए हुए कच्ची बस्ती के बच्चों ने भी सफलता के परचम फहराए। जब ये बच्चे किसी मंच से संबोधित करते हुए अपनी सफलता का श्रेय रोशनी को देते तो ठाकुर साहब को अपनी बेटी पर गर्व होता। अब ठाकुर साहब बूढ़े हो चले थे, घर से यदा कदा ही बाहर निकलते थे। एक दिन अनुपमा ने रोशनी को बताया कि वो अपने साथ काम करने वाले राहुल को पसंद करती है। राहुल भी उसे पसंद करता है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उस दिन रोशनी को हंसी आ गई ये सोचकर कि उसका खुद का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया। उसने अनुपमा से कहा, ठीक है बेटा, हम राहुल से मिलना चाहेंगे। आप उनको इस शनिवार को घर बुला लीजिए, हम भी छुट्टी ले लेंगे। आपके पिताजी को भी बुलवा लेते हैं और अनामिका आंटी को भी बुलवा लेंगे। शनिवार की शाम को राहुल का आना तय हुआ। अनामिका जी ने पहले तो बहुत नानुकुर किया, लेकिन रोशनी की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली। अनुपमा के पिता भी आ चुके थे। आज ठाकुर साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब सभी लोग ड्राइंग रूम में एकत्र हुए तो सबसे अंत में रोशनी ठाकुर साहब को उनके कमरे से ले आई। रामदीन सब देख रहा था लेकिन चुप था। आज न जाने क्यों उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। ठाकुर साहब के ड्राइंग रूम में आते ही अनामिका जी एक तरफ हो गईं। कुछ बातें होने के बाद जब ठाकुर साहब और अनुपमा के पिता ने अपनी सहमति की मोहर लगा दी तो रोशनी अनामिका जी को देखकर बोल उठी, आंटी आपकी क्या राय है? अब ठाकुर साहब की नज़र जैसे ही अनामिका जी पर पड़ी वो एकदम से बोल पड़े, राधिका आप? ठाकुर साहब के इतना कहते ही रोशनी की आंखों में गंगा जमुना बह चली। वो रोते हुए अनामिका जी से लिपट गई और शिकायत भरे लहजे में बोली, माँ आखिर क्यों आपने खुद को हमसे इतनी दूर रखा? आपको देखकर हमें हमेशा लगता था कि हमारी माँ भी आपके जैसी ही दिखती होंगी, लेकिन माँ पापा ने आपको राधिका कहकर पुकारा।
हमें भी आपका नाम राधिका ही बताया गया था। आपने तो हमें अपना नाम अनामिका बताया, ऐसा क्यों? राधिका ने रोशनी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, हम नहीं चाहते थी कि कोई हमें पहचाने, इसीलिए हमने अपना नाम बदल लिया था। हमें पहले नज़र में ही पता चल गया था रोशनी कि आप हमारी ही औलाद है। हमें फ़क्र है कि जो काम हम नहीं कर पाए वो आपने कर दिखाया। ठाकुर साहब की आंखें नम थी जब रोशनी ने राधिका से पूछा, कौन सा काम माँ? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पापा को बदलने का काम। अब हमें लगता है कि आपके पापा में भी इंसानियत उभर आई है। ठाकुर साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए राधिका, हम आपको समझ ही नहीं पाए। अब हमें समझ आ गया है कि जब हम किसी की ज़िंदगी संवारते हैं तो दिल को कितना सुकून मिलता है। अरे अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना तो उसी का है जो औरों के लिए जिए। अनुपमा और राहुल ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर रिश्ते को मजबूती दी। अब राधिका ने हाथ जोड़ते हुए घर जाने की अनुमति मांगी तो ठाकुर साहब ने उनके हाथ थामते हुए कहा, नहीं राधिका, आप कहीं नहीं जाएंगी। अब आप अपने घर को संभालिए, हम अकेले संभालते संभालते बहुत थक गए हैं। और वो एक बार फिर रो पड़े। रोशनी भी राधिका के गले लगते हुए बोली, माँ अब तो मान जाइए। उधर रामदीन भी सजल नेत्रों से बोल पड़ा, मान जाइए बड़ी मेम साहब। आखिर राधिका को सबकी बात माननी ही पड़ी। अब राधिका, रोशनी, ठाकुर साहब और अनुपमा के पिता ने अनुपमा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। निर्धारित तिथि को धूमधाम से अनुपमा और राहुल का विवाह संपन्न हो गया। अब अनुपमा ने अपने पिता को अपने पास ही बुला लिया था। इधर रोशनी भी ठाकुर साहब और अपनी माँ के साथ मगन हो गई। रोशनी ने शादी नहीं की, उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो पूरी जिंदगी समाज सेविका बनकर काम करेगी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।